हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट साइंस एकेडमी में, जहाँ पे केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी तरीके से सिखाई जाती है और समझाई जाती है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज क्लास 11th के लिए ये वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारे एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर कराया था। साथ में उसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए थे। और उसमें दो चीजें, मोल कॉन्सेप्ट और लिमिटिंग रिएजेंट, दो चीजें हैं जो कि मैंने नहीं पढ़ा है ना। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हाँ नीट और जेई के लेवल के लिए आपको पढ़ना हो मोल कॉन्सेप्ट और जो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। सब मतलब पढ़ा दूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे यहाँ से आप, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, काफी बड़ा चैप्टर। अगर इन डेप्थ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेगी, जो कि कई चैप्टर में यूजफुल होने वाला है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पे इसका क्या है, काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, नोट्स जरूर बनाना। दो तरीके के नोट्स आपको बनाना है। पहला जो इन डेप्थ नोट्स, जो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक का बहुत डिटेल नोट्स रहेगा। दूसरा एक शॉर्ट नोट्स बनाना, जिससे कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उस टॉपिक को क्योंकि बार बार रिवीजन आप कर सको, उस हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। और वो खुद से नोट्स बनाना है, ठीक है। वो आपको खुद से नोट्स बनाना है। पहले यहाँ से आप नोट्स बनाओ, इसके बाद से खुद से एक शॉर्ट नोट्स तैयार करो, जो कि मात्र दो पेज या 3 पेज का हो, बस उतना ही हो, उससे ज़्यादा ना हो, जिसमें फॉर्मूला, बहुत ही सारे फॉर्मूले होना चाहिए। इसके बाद से सारे कॉन्सेप्ट जो की पॉइंट होंगे, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो दो तरह के नोट्स जरूर बनाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है। लेक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि जब हम भी बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको दिखाई देता है, कि भाई ये एटम होता है, इसके अलग अलग क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। आप लोग बताया गया कि इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जैसे कि क्या हुआ कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जो कि बोले कि एटम डिवाइड ही नहीं हो सकता, एटम का डिविजिबल ही नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जो जिन्होंने बोला कि नहीं, एटम का डिविजिबल होता है, और उसमें जब उसको डिवाइड करते हैं तो कुछ टर्म्स मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन किए, ठीक है। और उनके ड्रॉबैक क्या थे, उनके लिमिटेशन क्या थे, ठीक है। ये सारा चीजें हम एकदम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब एटम को डिविजिबल जब किया जाता है तो उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल के आते हैं, जिस पार्टिकल्स का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, बिल्कुल। इसी को क्या बोलते हैं, हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। मतलब एटम के भी सब एटॉमिक, मतलब एटम से भी छोटे होते हैं इनके पार्टिकल, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्कवर किसने किया था, उस पर कितने चार्जेस क्या होती है, उसके मासेस क्या होती है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकता है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन जो होता है यहाँ से आपको बहुत ही बन सकता है, और जो कि बहुत बच्चे क्या होते हैं, गलत भी करके आ जाते हैं। इसलिए इससे तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। आगे चल के यहाँ पे समझोगे। देखो, सबसे पहली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर, ठीक है। प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज द प्रोटॉन हो गया, और न्यूट्रॉन को एन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे चल के इससे और भी डिटेल में पढ़ाएंगे, समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। सबसे पहली बात, इस पे चार्जेस क्या होती है, देखो इलेक्ट्रॉन की जो चार्जेस होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो माइनस यहाँ पे लगाया गया है ना, इससे ही पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है, इसीलिए सिर्फ माइनस लगा दी। लेकिन जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको माइनस यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो क्या बोलोगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। वहां पे प्लस माइनस नहीं बोलोगे तभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करते हैं प्रोटॉन की चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन का भी चार्ज होता ही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? वहां पे प्लस लग जाता है, इलेक्ट्रॉन में क्या लगता है, माइनस लग जाता है। लेकिन न्यूमेरिकल्स जब वैल्यू आपको करना है तो ऐसा यूज आपको नहीं करना है। क्लियर बात समझ में आ रही? न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे मासेस के बारे में। देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का अगर मास की बात करें तो सिमिलरली जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ये चीजें याद कर लेना। याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। इस टेबल को बहुत ही अच्छे तरीके से बना भी लेना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से ना जेई में जो जेई टर्म्स होते हैं ना, जेई वाला टर्म, उसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, 11th के जो एग्जाम होंगे उसमें आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो बच्चा जेई का प्रिपरेशन कर रहा हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो, वो इनके लिए ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ज ऑफ मास देखो, चार्ज अपॉन का मास, जो चार्ज अपॉन का मास होता है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे चार्ज अपॉन का मास जो होता है, इसी को बोलते हैं हम स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक चार्ज, जिसको एसपी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसके स्पेसिफिक चार्ज कितना प्रेजेंट है ये आपको बताने हैं। तो याद रखना क्या करेंगे हम, देखो ये हमारे पास क्या है, चार्ज है। इस चार्ज को मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई, देखो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम लिख दिया, ठीक है। मास की बात करता है, किसकी मास की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की मास की बात कर रहा है। मैं स्पेसिफिक चार्ज किसका निकालना चाहता हूं, तो मैं स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का निकालना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना चाहता हूं, स्पेसिफिक चार्ज निकालना चाहता हूं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखना है और इलेक्ट्रॉन का मास निकलना है, और उससे डिवाइड कर दो तो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा हमारे पास, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ये जो है हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम। ये जो आया है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक क्या बोलते हैं भैया, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, स्पेसिफिक क्या करेंगे, चार्ज बोलेंगे, ठीक है। एससी बोल देना, यहाँ पे एससी लगा देना बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे एससी आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। कोई बात, कोई परेशानी? तो इस तरीके से स्पेसिफिक चार्ज आपसे पूछ सकता है। तो दो चीजें, या तो डायरेक्टली याद कर लो, नहीं तो फाइंड आउट आप यहाँ से कर सकते हो। क्या आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कुछ फंडामेंटल टर्म्स पता चला? बिल्कुल, आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि हमने यहाँ पे डिस्कवरी पढ़ना कि डिस्कवर किसने किया था, चार्ज क्या होता है, उस पे मास कितना प्रेजेंट होता है, और उसके स्पेसिफिक चार्ज क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं प्रोटॉन का स्पेसिफिक जो चार्ज होता है वो होता है 9.58 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम। और यहाँ पे नाइट्रोजन का सॉरी ठीक है, यहाँ पे इसके बाद से यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, क्या होता है यहाँ पे, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज था वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ तक क्लियर बात? स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसके बाद से हम डिस्कवरी की बात करेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ कैसे था, ठीक है। छोटी सी बात है, क्या इससे क्वेश्चन आता है सर? बिल्कुल नहीं आता है। जो इससे क्वेश्चन आता है, मैंने एक चार्ट आपको बना दिया है, उस चार्ट को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। यहाँ क्या है, यहाँ पे हमें समझना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, ठीक है। बात समझ में आ रही, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। तो यहाँ पे बोला है क्या, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या फिर इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। देखो याद रखना, कैथोड रे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। पहले इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पता नहीं था, पहले सिर्फ क्या था, कैथोड रे होता है, ठीक है। मेरी बात समझ, प्लस और माइनस चार्ज पता था, प्लस और माइनस चार्ज पता था, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन कैसे बोला गया, वो चीजों के बारे में हमें पता करना है। तो ठीक है, सुनो ध्यान से। तो सबसे पहली बात है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब हमने ले लिया। ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या होता है, उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, वो क्या है, इंसुलेटर है। एक तरह से क्या है, वो इंसुलेटर है, उसमें चार्ज प्रेजेंट नहीं है। देखो सारे ऑब्जेक्ट में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें चार्ज प्रेजेंट ना हो, चार्ज सब में प्रेजेंट होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि चार्ज क्या वो फ्रीली मूव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो जितने भी इंसुलेटर होते हैं उसमें चार्ज कभी मूव नहीं करते हैं, वो एक जगह पे रेस्ट मोमेंट पे क्या होते हैं, बैठे रहते हैं, इसीलिए उसे क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर बोल देते हैं। लेकिन जिसमें चार्ज कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, फ्रीली घूमता रहता है, वो क्या होता है, वो कंडक्टर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास कर जाती है, मतलब वो मोशन में रहते हैं उसके। तो जिसके इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे वो कंडक्टर हो जाएंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, वो क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हमने जो लिया है ट्यूब, इसको हम बोल दिए डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब कि ये क्या है, इंसुलेटर है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। क्यों लिया हमने डिस्चार्ज ट्यूब, इसका भी रीजन बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब यहाँ से जब कैथोड रे जाएगा, तो बेसिकली क्या होता है, अगर ये इसमें चार्ज प्रेजेंट रहता ट्यूब में, तो वो उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट करता, तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसीलिए
ये यहाँ पे क्या लेते हैं हम, डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। क्लियर बात समझ में आई? अच्छी बात, अब सुनो ध्यान से। अब इसमें क्या हुआ कि डिस्चार्ज ट्यूब लेने के बाद से इसको पूरा वैक्यूम कर दिया गया, मतलब एयर यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। जब एयर बाहर पूरे की पूरी निकाल दिया, मतलब कि वहां पे क्या हो गई, लो प्रेशर कर दिया गया। इसके अंदर पूरा का पूरा क्या हो गया, लो प्रेशर कर दिया, वैक्यूम मीडियम पूरा का पूरा एयर बाहर निकाल दिया। क्लियर बात, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। इसके बाद से हमने क्या हुआ, एक बैटरी लिया जिसमें हाई वोल्टेज क्या कर दिया हमने, यूज किया हाई वोल्टेज ज्यादा कर दिया इसमें, ठीक है, पावर ज्यादा कर दिया। जब पावर ज्यादा कर दिया तो अब देखो ध्यान से, इधर से जाता है पॉजिटिव चार्ज, इधर से जाता है क्या, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम इसने क्या कर दिया कि यहाँ पे दो मेटल ले लिया, यहाँ पे दो मेटल ले लिया, यहाँ पे दो मेटल ले लिया। मेरी बात समझना, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ पे। तो जब दो मेटल लिया ना, तो जो कैथोड, जो हमारा एनोड है, याद रखना एनोड जो होता है, याद रखना भैया, एनोड को हम बोलते हैं पॉजिटिव और कैथोड को बोलते हैं हम नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथोड को क्या बोलते हैं, नेगेटिव, और एनोड को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। अब मैं एनोड और कैथोड यूज कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां से क्या जा रहा था, एनोड जा रहा था, याद रखना, यहां से क्या जा रहा था, एनोड जा रहा था, इधर से क्या जा रहा था, कैथोड जा रहा था। क्या जा रहा था, यहां से कैथोड जा रहा था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो जब एनोड यहां से जा रहा था तो हुआ क्या कि यहाँ पे इस जगह पे जो एनोड वाला जगह है, यहाँ पे छोटा छोटा एक होल कर दिया गया, छोटा छोटा क्या कर दिया, होल कर दिया गया। क्यों होल किया गया, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं लेकिन ये क्या कैथोड रे है, ताकि ये कैथोड रे है वो इसके होल के अंदर से क्या करे, पास कर दे। क्योंकि आपको ये पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जो यहाँ से पॉजिटिव जा रही है, वो नेगेटिव को क्या करेगी, अपने पास खींचेगी इस तरीके से। तो खींचेगी तो ये जो हमारा नेगेटिव है वो क्या करेगा, इधर से चला आएगा तो क्या करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, इस होल से पास कर जाएगा। पास करेगा तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया है, जो कोटिंग है जिंक सल्फाइड। किसका कोटिंग है, जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे यहां से क्या होगा, कैथोड रे जाएगा, और कैथोड रे जैसे इस होल से पास करेगा तो यहां पे टकराएगा, यहां पे टकराएगा। और जब यहां पे टकराएगा तो यहां पे क्या हो रहा था, तो यहां पे क्या होता, ग्लो हो रहा था। यहां पे क्या होने लगा, ग्लो होने लगा। जैसे ही कैथोड रे क्या हुआ, इस जिंक सल्फाइड से टकराया तो वहां पे क्या हुआ, ग्लो होना शुरू हो गया। जब ग्लो होना शुरू हो गया तो इससे वो साइंटिस्ट ने जो कंक्लूजन निकाला कि भैया यहां से इसका मतलब ये जो कैथोड रे है वो कहां आ रही है, ये एनोड के पास आ रही है। तो इसी कैथोड रे को क्या बोल दिया गया कि भाई ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, डिस्कवर हुआ। एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखना, कैथोड देखो यार, कैटायन जो होता है पॉजिटिव होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। कैटायन मतलब कटा हुआ मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दिस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एनोड हो जाएगा। एनायन को नेगेटिव बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कैथोड नेगेटिव। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत होना एक जगह पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर। अब इस सब के कंक्लूजन को मैं एक जगह पे लिख दिया हूं, मैं प्रॉपर तरीके से समझ जाना कि इसमें क्या क्या चीजें हुई थी। लेकिन चीजें आपको जो मैंने बताया वही सारी चीजें वहां पे होगा। ठीक है, जिसको हम, अच्छा ये जो चमक हो रहा है उसको फ्लोरोसेंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी चीजें आपको याद करके रखना है। अच्छा, क्या सर ये एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा, लेकिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका रिजल्ट क्या हो गया, ये चीजें हम वन बाय वन करेंगे, सीखेंगे। तो देखो ध्यान से, द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो क्या हुआ, जो कैथोड रे था वो क्या हुआ, कहां जा रहा था, एनोड के पास जा रहा था कि नहीं जाता, पहला हमारे पास ये पॉइंट, पहला पॉइंट है, इसको नोट डाउन करना है तो कर लो फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरी की बात करता हूं, सुनो मेरी बात। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि their ray themselves are not visible। देखो भैया, वो जो कैथोड रे है ना, वो विजिबल नहीं है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए तो जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया था कि जब यहाँ पे टकराएगा तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये कैथोड रे यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? वो विजिबल नहीं, हमारे आंखों से दिखाई नहीं देगा। बट देयर बिहेवियर कैन बी एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड। जो जिंक सल्फाइड का मटेरियल का वहां पे क्या कर दिया गया, कोटिंग किया गया, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट बोलते हैं, विच ग्लो व्हेन हीट बाय देम। जब क्या हुआ था, कैथोड रे
जब कैथोड रे वहां से पास कर रहा था और उस मटेरियल पे पड़ा, मतलब जिंक सल्फाइड पे पड़ा, तो वहां पे क्या वो ग्लो करना शुरू कर दिया गया। क्या किया, जब वो हीट किया, वहां पे कहां पे हीट किया, जिंक सल्फाइड पे हीट किया, तो क्या कर रहा था, ग्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आया। चलो, इसलिए मैंने बोला था हर चीज को मैंने समराइज कर दिया, एक जगह लिख दिया है, तो ध्यान से इसको नोट्स अच्छे से बना लेना, आगे चल के बहुत काम आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां बोला द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो भैया, इलेक्ट्रिकल और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सुन लेना मेरे बात ध्यान से, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन क्या बोले यहाँ पे कि एब्सेंस, मतलब कि भैया जिस टाइम पे कैथोड रे आ रहा था उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो था उसके एब्सेंस में हो रहा था, तो वो जो रे था वो ट्रेवल कर रहा था स्ट्रेट लाइन में। उस टाइम पे वो क्या कर रहा था, तभी भी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? अब मेरी बात समझना। नेक्स्ट पॉइंट देखना, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी का हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दिया है, ताकि आप कभी भी खुद से भी रिवीजन करें तो एक बार रीड करें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो फिर क्या बोला, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दे बिहेव ऑफ द कैथोड रे आर सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। मतलब जब क्या हो रहा था, कैथोड रे जब क्या हुआ था, मूव कर रहा था, ठीक है, एनोड के पास जा रहा था, तो उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब प्रेजेंस किया गया तो उसका बिहेवियर जो था वो कैथोड रे का जो, देखो अब समझ में ध्यान से, कैथोड रे आया तो इसके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। जब दोनों प्रेजेंट हुआ तो इसका जो एक कैथोड रे का जो बिहेवियर था वो बिहेवियर शो कर रहा था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह। ठीक है, बात समझ में, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह क्या कर रहा था, बिहेव शो कर रहा था। तो उसी के पर्सपेक्टिव से ये बात बोल दिया कि जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, वही हमारा क्या होता है, कैथोड रे होता है। इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया गया उसका, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जो कैथोड रे है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, कंसीडर करता है, इसलिए उसको क्या दे दिया गया नाम, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? पता नहीं था कि जो कैथोड रे आ रहा है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, लेकिन उसके बिहेवियर से जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आया, तो वो कैथोड रे मतलब कि नेगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव करना शुरू कर दिया। इसीलिए बोला गया कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, वो जो नेगेटिव चार्ज होता है, तो कैथोड रे नेगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव कर रहा है, इसका मतलब उसका नाम क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। तो इस तरीके से उसका क्या हुआ, डिस्कवरी हुई थी। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? आ गई होगी। समझना, बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत इजी है, और इजी है तो उसको अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, एक और पॉइंट है, इस पॉइंट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो मैं ऐसा आपको पढ़ाऊंगा कि ना ही आपको कोई भी, देखो सारा चीजें एक जगह कर दिया है, यहीं से आप रीड कर लोगे तो आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है। बच्चे एनसीईआरटी रीड करते हैं तो कभी कभी बोरिंग होता है, लेकिन ऑर्गेनिक जरूर रीड करना है, ये चीजें याद रखनी। अच्छा, आप देखो ध्यान से, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैथोड रे, जो इलेक्ट्रॉन है, डज नॉट डिपेंड्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैसेस प्रेजेंस इन द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, मतलब कैथोड रे जो ट्यूब है हमारे पास, इसमें सिंपल बोल रहा है क्या कि जो कैथोड रे होता है वो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे, जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं, समझना मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले याद रखना कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जाना कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवर किसने किसने किया था, और उसके बारे में, उसके चार्जेस के बारे में पता किया, उसके मासेस के बारे में पता किया, उसके स्पेसिफिक चार्ज के बारे में पता किया। फिर इसके बाद से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ था, ठीक है, उसके बारे में हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब बच्चे बोलेंगे सर प्रोटॉन का डिस्कवर बता दो, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी बता दो। नहीं, जस्ट लाइक एक एग्जांपल के तौर पे एक समझाएगा कि इस तरीके से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ था। ठीक है ना? वैसे ही प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हुआ था, उस तरह से भी न्यूट्रॉन का भी क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ था। लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आता, तो एक पर्सपेक्टिव था कि हाँ इस चीज को आपको बताए थे। अब आते हैं हम क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। एटम के स्ट्रक्चर, जो एटम के स्ट्रक्चर था उसको सबसे पहले कौन बताया भाई, जे थॉमसन। यहाँ पे एक मॉडल प्रपोज किया। देखो और भी साइंटिस्ट आए थे, ठीक है ना, लेकिन हमें यहीं से पढ़ना, हमें क्या करना, यहीं से पढ़ना, यहीं से समझना, ठीक है ना, क्योंकि इनके बातों में थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी थी जो आगे चल के क्या कर रही थी,
ट्रू हो रही थी, मतलब सही सही बात बता रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो कि क्या होती गलत भी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ से कुछ अच्छे चीजें जरूर मिला है, ठीक है। तो कोई जब कोई ना कोई साइंटिस्ट आया, कुछ ना कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट देके जरूर गया है, उसमें कुछ ना कुछ सही भी दिया, कुछ क्या हुआ ड्रॉबैक भी दिया, ठीक है। आज समझते हैं उसी के बारे में। तो थॉमसन मॉडल ने क्या किया, कौन सा एक, या तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बोल सकते हैं, या फिर वाटरमेलन मॉडल बोल सकते हैं, या फिर प्लेन पुडिंग क्या कर सकते हैं मॉडल बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब मॉडल ही होते हैं। क्या यहाँ से क्वेश्चन आते हैं? नहीं आते, बट जस्ट लाइक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा। 9th क्लास में भी आपने ऐसा पढ़ा था, ठीक है। तो इन्होंने बोला था क्या कि ये वाटरमेलन ले लिया, क्या ले लिया? वाटरमेलन ले लिया, ठीक है। वाटरमेलन को काट दिया आपने, काटा, अच्छी बात है, काट के अलग कर दिया आपने, कलर दिया। अब वाटर के जो रेड वाला पार्ट था ना, वाटर के जो रेड वाला पार्ट था, और जो उसमें सीड लगा हुआ था, ठीक है, जिसको बीज बोलते हैं, वो लगा हुआ था। तो जो इडेबल पार्ट था ना, जो इडेबल पार्ट था, उन्होंने ये बात बोला कि जो जितने भी इडेबल पार्ट है ना, वो सबके सब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट होता है। उस सब में क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, याद रखना, उन्होंने ये बात बोला था, ठीक है। और जो आपके जो बीज है, उसमें बीज जो लगे हुए हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो इडेबल पार्ट है उसको क्या बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया, और जो उसमें सेडेड था उसमें, ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया, ठीक, अच्छी बात है। अच्छा, ये बात बोला, तो उन्होंने बोला कि मास एंड पॉजिटिव चार्ज एट एंड द एटम इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द स्फेरिकल शेप। उन्होंने ये बात बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, वो दोनों यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई पोजीशन नहीं बताया उन्होंने ये बात तो सही बोला कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही? ये चीजें उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, प्रोटॉन का पोजीशन क्या होगा, ये सब चीजें उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। आई बात समझ में? बोला इलेक्ट्रॉन आर द एम्बेडेड इनसाइड द एटम, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं इनसाइड द एटम, मतलब इधर उधर क्या होता है, कहीं पे एम्बार्ड होते हैं, ठीक है ना। और बाकी जितने भी इडेबल पार्ट होते हैं सबके सब क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया, क्या कंक्लूजन? जितना नंबर ऑफ क्या होता है, पॉजिटिव, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात उन्होंने बोला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट निकल के आ गया, क्लियर बात में, छोटा सा इनका है। अच्छा, ये जो इन्होंने मॉडल बताया था, एक हाइपोथेटिकल था, कोई एक्सपेरिमेंटली मॉडल नहीं था, पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल मॉडल था, अपने दिमाग में बस इमेजिन किए थे, और इमेजिन करके इन्होंने ये थॉट ऑफ माइंड को अपने एक्सपेरिमेंट, थॉट ऑफ माइंड हाइपोथेटिकली उन्होंने क्या कर दिया, रख दिया कि भाई ये रहा आपका एटम का स्ट्रक्चर, ठीक है। हाइपोथेटिकल था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये जब बात बोला उन्होंने, तो कुछ टाइम के बाद से जब रदरफोर्ड ने सुना कि अरे भाई साहब इन्होंने ये चीजें बताया क्या, तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो हाइपोथेटिकल है, ये जो जे थॉमसन जो मॉडल प्रपोज किए तो हाइपोथेटिकल किए, तो इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या ये सही बात बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। तब जाके क्या हुआ, रदरफोर्ड ने क्या कर दिया, अपना खुद का एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब वो जो देखो, ये जो होता है, दो चीजें होती है ना, साइंटिस्ट पहले दो चीजें करते हैं, पहले इमेजिन करते हैं, हाइपोथेटिकली सारी चीजों को बनाते हैं, और इसके बाद से उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जे थॉमसन ने सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, हाइपोथेटिकली यूज किया, एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन आए भैया, रदरफोर्ड आए। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा। ये जो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, देखो याद रखना, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये बोला गया पॉजिटिव चार्ज को। किसको बोला गया, पॉजिटिव चार्ज को। याद रखना, ये अल्फा पार्टिकल किसको बोला गया, पॉजिटिव चार्ज को। और जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया था, वो कौन सा अल्फा पार्टिकल लिया था, तो हीलियम 2+ का लिया था। क्या लिया था, हीलियम 2+। ये जो था ना, यही अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया था, उन्होंने यूज किया था। इसे यूज करके उन्होंने क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट दिया। उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। आई बात समझ में? कुछ कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं जिसको मैं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अभी क्लासेस लेके आया हूं मैं, काफी थका हूं मैं, लेकिन फिर भी आके तुरंत मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ले लिया, समझना मेरी बात ध्यान से। ये गोल्ड फॉइल ले लिया, यहाँ पे गोल्ड फॉइल लेने के बाद से यहाँ पे फिर से वही काम किया इन्होंने कि एक जिंक सल्फाइड का यहाँ पे क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया। समझना मेरी बात ध्यान से।
किसकी, जिंक सल्फाइड की यहाँ पे कोटिंग कर दिया, जिंक सल्फाइड का क्या हुआ, कोटिंग कर दिया गया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहां से क्या हुआ कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, देखो ध्यान से, जिसको हम बोलते हैं हीलियम 2+ का, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, मतलब कि 20,000, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं मैं 20,000 अल्फा पार्टिकल्स एक बार में इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ा। जैसे आपने देखा होगा ना, जो क्रिकेटर होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं तो सामने से एक बॉल आता है, ऐसे स्पीड से, बहुत स्पीड से आता है, कोई बॉल ऐसा करता नहीं है, बल्कि मशीन के द्वारा क्या होता है, बॉल आता है बहुत ज्यादा, तो वो फिर इसके बाद से क्या करते हैं, खेलते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे भी रखा हुआ है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को एक बार क्या कर दिया गया, भेजा गया। यहाँ पे जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स एक बार जब यहां से गए, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो था ना, वो कुछ ऐसा गोल्ड फॉइल से इस तरीके से निकल के आ गया, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन गया। बहुत सारे ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो कि इस गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट चला गया, इस गोल्ड फॉइल से क्या हुआ, स्ट्रेट चला गया। एक ही ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे, सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे कि जब वो क्या हुआ, जब वो गोल्ड फॉइल के पास गया तो थोड़ी टाइम के लिए थोड़ा सा डिफ्लेक्शन उसमें आया, कितना, थोड़ी एंगल का क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आया, थोड़ी एंगल का डिफ्लेक्शन और क्या हुआ, इस तरीके से बाहर निकल गया, कुछ इस तरीके से क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो थोड़ा तो डिफ्लेक्शन आया, लेकिन एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो कि गोल्ड फॉइल से जैसे ही टकराया, उतने ही एंगल से क्या हुआ, वापस भी आ गया। मतलब 180 डिग्री एंगल बना के क्या हुआ भैया, 180 डिग्री एंगल बना के क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट कर गया, कंप्लीट डिफ्लेक्ट कर गया। तब यहां पे रदरफोर्ड ने उनका ये एक्सपेरिमेंट जब करा उन्होंने, तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन मिला। उन कंक्लूजन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझो। तो एक अल्फा पार्टिकल क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है आपसे बहुत ही अच्छा, कि आप बताओ कि जो पॉजिटिव होती है वो पॉजिटिव को क्या करती है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाती है? बताओ, जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे सर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाती है। ये एक दूसरे, क्योंकि सेम चार्ज है सर, तो सेम चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। इसका मतलब यहां पे भी क्या हुआ, रिपल्शन हुआ होगा, यहां पे भी क्या हुआ, रिपल्शन हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे इसका मतलब उन्होंने बोला कि भाई यहां पे इस पॉइंट पे, इस जगह पे कोई पॉजिटिव चार्ज जरूर प्रेजेंट है, कोई पॉजिटिव चार्ज क्या है, जरूर प्रेजेंट है। समझना मेरी बात ध्यान से, उनका थॉट ऑफ माइंड था, क्योंकि बहुत सारे क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन चला गया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। एक दो ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था जो कि मिनिमम डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, यस या नो, लेकिन एक ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था जो कंप्लीट डिफ्लेक्शन हुआ, उसका 180 डिग्री पे कंप्लीट डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। समझना मेरी बात से, बस उस जगह पे, बाकी जगह पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे जो जे थॉमसन ने बोला था कि पूरे में जो सेडेड रीजन है पूरे के पूरे, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और कहीं कहीं पे क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो क्या हो गया, गलत हो गया। उनका जो हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट था, हाइपोथेटिकल जो उन्होंने डिस्कवरी दिया था, वो क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन रदरफोर्ड ने यहां से बहुत सारे ऐसे कंक्लूजन निकाल के लेके आए। ठीक है, मेरी बात समझ में, उस कंक्लूजन को अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? बताओ जल्दी से, समझ में आए? चलो आ जाओ, तो फटाफट इसके कंक्लूजन को वन बाय वन क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रदरफोर्ड थे वो क्या क्या ऑब्जर्व किए, उन्होंने क्या क्या देखा। तो देखा उन्होंने, देखो सुनो ध्यान से मेरी बात, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मैंने बता दिया अल्फा पार्टिकल्स क्या था, हीलियम 2+ का, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है, अल्फा पार्टिकल्स क्या था, हीलियम 2+ का, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल्स passes through gold foil without any deflection in their path। कुछ ऐसे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मतलब कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो गोल्ड फॉइल से पास जो कर रहे थे, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। पहला पॉइंट समझ में आया जी, बिल्कुल नहीं हुआ था। दूसरा पॉइंट का, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो मिनिमम डिफ्लेक्शन हुआ, उसका क्या हुआ, मिनिमम डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब कुछ इस तरीके से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पे हमारे पास मान लो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये आया तो जैसे पॉजिटिव मिला, क्या हुआ, रिपल कर गया, तो कुछ इस तरीके से क्या हो रहा था, उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था। अच्छा सर ये बात है, हाँ जी बिल्कुल, कुछ ऐसे फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि स्मॉल एंगल से क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हो गया भाई, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, जिसमें अप्रोक्स 1 अल्फा पार्टिकल्स, उन्होंने बोला अप्रोक्स 1 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, बाउंडेड बैक, ठीक है,
आर डिफ्लेक्टेड एट अप्रॉक्स 180 डिग्री। एक ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था, अप्रॉक्स एक ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था जो कि कंप्लीट 180 डिग्री पे क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। ये चीजें उन्होंने क्या कर दिया, ऑब्जर्व किया। अच्छा, इसके बाद से सुनो मेरी बात ध्यान से, एक एक बात समझ में आई क्या। अब इसके बाद से ये तो उनका ऑब्जर्वेशन था कि ये भैया हमने क्या कर दिया, ऑब्जर्व किया। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, उन्होंने सारा पहले ऑब्जर्वेशन किया कि भाई क्या क्या इसमें चीजें हुआ है। तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था जो कि कंप्लीट 180 डिग्री पर डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ ऐसे फ्यू ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि मिनिमम क्या हुआ, एंगल का डिफ्लेक्शन हुआ, और बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि क्या हुआ, पूरे के पूरे स्ट्रेट लाइन में क्या हुआ, बाहर निकल गया। गोल्ड फॉयल से पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन क्या हुआ, बाहर निकल गया। इससे उन्होंने ये तो ऑब्जर्वेशन किया, तो उससे कंक्लूजन उन्होंने बनाया, और उनका कंक्लूजन क्या था, समझो मेरी बात ध्यान से। यही कंक्लूजन बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उनका कंक्लूजन क्या था, पहला कंक्लूजन था मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। वो जो एटम का स्ट्रक्चर जब हम बना रहे थे, तो याद रखना, अब तो हम ऐसा बनाते, अरे बनाते कि नहीं बनाते, देखो ध्यान से, बनाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऐसा अल्फा पार्टिकल्स था जिसमें क्या था भैया, स्पेस था। तो देखो स्पेस होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। जब एक बात बताओ, गोल्ड फॉयल था और यहां से पूरा का पूरा क्या हुआ, ये पास कर गया, अल्फा पार्टिकल्स पूरे के पूरे पास कर गए। इसका मतलब कि वहां पे ना ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ना ही वहां पे कोई प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। पहली बात समझ में आई, हाँ, ये उनका पहला कंक्लूजन निकल के आया। दूसरा कंक्लूजन क्या बोला उन्होंने कि द पॉजिटिव चार्ज एंड मस्ट ऑफ द mass of the atom was densely concentrated in this extremely a small region is called the nucleus। फिर उन्होंने ये बात बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ना, जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है जहां पे, ठीक है, वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको उन्होंने क्या बोल दिया कि ये क्या है भाई, न्यूक्लियस है। इसका नाम क्या दे दिया उन्होंने, न्यूक्लियस नाम दे दिया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। उसका नाम क्योंकि बहुत छोटे जगह पे प्रेजेंट है, क्या है, बहुत ही छोटे जगह पे, मिनिमम जगह पे प्रेजेंट है। उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, वहां पे उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद से कुछ और पॉइंट है, देखो, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस एटम। देखो जो एटम होता है ना, आप समझो ध्यान से, एटम में क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये अपने पास है एटम, समझना मेरी बात ध्यान से। तो एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है एटम के अंदर, न्यूक्लियस में। समझना मेरी बात ध्यान से, एटम क्या हुआ, एटम में क्या होता है, एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो एटम, जो प्रोटॉन जो प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस में पाया जाता है, और उसके सराउंडिंग में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मेरी बात समझना ध्यान से। तो बोला ये बात की, तो कंप्लीट एटम हो गया, फिर कंप्लीट एटम हो गया। कंप्लीट एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस है, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम होगा, और एटम का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? एटम का वॉल्यूम जो होगा ज्यादा होगा, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो बताओ वॉल्यूम किसका ज्यादा, तो वॉल्यूम एटम का ज्यादा, सिंपल बात है। इसलिए वही चीजें यहां पे बोला है, वही चीजें बोला है कि एटम का जो है वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूक्लियस, एज कंपेयर टू न्यूक्लियस है। ये जो समझ में आया बात मेरी, जो मैंने बात बताया, कोई दिक्कत इसमें? तो ये चीजें इन्होंने कंक्लूजन में बताया। ठीक है, आई बात समझ में? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल समझते हैं। और भी हमने क्या हुआ, अब सुनो ध्यान से, हमने एक्सपेरिमेंट देखा हमने, अच्छी बात है। हमने इसके बाद से ये भी देखा कि भैया उसमें क्या क्या रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसमें क्या क्या कंक्लूजन आया। अब उसका कंप्लीट मॉडल के बारे में समझेंगे। क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो भाई, सब चीज बहुत ही तरीके से समझा रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। कहीं कहीं पे वर्ड फंसे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि है मेहनत। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है भैया? देखो, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। उन्होंने ये बात बोला। अब मॉडल, पूरा का पूरा मॉडल प्रपोज कर रहे हैं आप, समझना मेरी बात ध्यान से, पूरा का पूरा मॉडल प्रपोज कर रहे हैं वो। क्या एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे? करोगे, बिल्कुल सही बात। तो बोला है उन्होंने कि जो एटम के सेंटर होता है ना, याद रखना, मान लो ये हमारे पास एटम है, अब इस एटम के जो सेंटर होते हैं ना, ये जो सेंटर है, इसी में सर क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं।
आई मेरी बात समझ में? मान लो ये बड़ा सा एटम है, उसके अंदर एक छोटे सेंटर जगह पे क्या है भैया, प्रोटॉन प्रेजेंट है, जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं। पहला बात इसके पास है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद हाई वेलोसिटी एंड डिफरेंट डिस्टेंस। अब मेरी बात समझना, यही इनका सबसे बड़ा आगे चल के ड्रॉबैक बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ये क्या करते हैं, रिवॉल्व, घूमते रहते हैं इसके सराउंडिंग में। किसके सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमते रहेंगे। अच्छा जी, अच्छा न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेज वेलोसिटी होती है। लेकिन एक बात बताओ, उसमें क्या एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता है क्या? नहीं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस भी होते हैं। उनके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस भी होते हैं, और ये कंप्लीट मतलब बहुत तेज वेलोसिटी से, हाई वेलोसिटी से रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बस हाई वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। किस पे, मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियस के। जैसे समझो ये क्या है, सन, क्या है, सन। सन के अराउंड क्या घूमता, अर्थ। सारे प्लैनेट्स जो होते हैं सन के अराउंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते घूमते रहते हैं। जैसे अर्थ क्या कर रहा है, सन का चक्कर लगाता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है एक अपने ऑर्बिट में। उसी तरीके से इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्या ये मेरी बात समझ में आई? आई समझ में बात? यही आगे चल के ड्रॉबैक बनेगा, बस थोड़ा सा दिमाग में इसको रखे रहना, आगे चल के बताएंगे। दूसरी बात, ओवरऑल एटम इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होती है भैया, इलेक्ट्रिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें चार्ज प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको इलेक्ट्रिकल बोला जाता है। न्यूट्रल क्यों, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो एटम जो होता है वो इसलिए क्या होता है, स्टेबल होता है। बस समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब मान लो हम भी लोग हैं भैया, हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर सही ना रहे तो हम भी क्या करेंगे भैया, कभी इधर गिरेंगे, कभी इधर गिरेंगे, ऐसे गिरेंगे, हम चल सही से नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हर वो सब्सटेंस, जो भी कोई भी सब्सटेंस ऐसा हो, उनके अंदर मतलब जो न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। बात छोड़ हटाओ इसको, यहां समझो। तो एटम जो होता है इसलिए क्या होता है भैया, वो स्टेबल होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, आई बात समझ में? न्यूट्रल नहीं होता तो हम घूम भी नहीं पाते सही से। अब दूसरी बात, नेक्स्ट, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड द मास ऑफ द एटम अप्रॉक्स इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। देखो भैया यहाँ पे बोल रहा है क्या, कि मास ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है और जो एटम का मास होता है अप्रॉक्स क्या होता है, इक्वल होता है। जी बिल्कुल सही बात। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है बेटा, याद रखना, यहाँ पे लिखता हूं मैं, जो वॉल्यूम होता है, अगर वॉल्यूम की बात करें तो भैया यहाँ पे एटम का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किससे, एज कंपेयर टू किससे, न्यूक्लियस से। किससे भैया, न्यूक्लियस से, याद रखना, न्यूक्लियस से। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे मास के बारे में, किसकी बात करें, मास के बारे में, तो एटम का मास अप्रॉक्स इक्वल होगा न्यूक्लियस के मास के। याद रखना, ये चीजें बात बोल रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल विदाउट मतलब एटम, याद रखना। तो इसीलिए एक चीज याद रखना, तो यहाँ पे जब बोला गया कि एटम का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस से, इसीलिए न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है अप्रॉक्स 0 मान लेते हैं। न्यूक्लियस का वॉल्यूम को अप्रॉक्स क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। किसका, न्यूक्लियस का। आई मेरी बात समझ में? अरे बोलो जल्दी से हाँ या ना। लो स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई, ले लिया। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अब समझना ध्यान से और भी बातें। इसके बाद से उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, कि the nucleus is the surrounded by this electron that move the around the nucleus with the very highest speed and circular path is called the orbit। तो उन्होंने ये भी बात बोला कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, ऑर्बिट बोलते हैं। उसको क्या बोल देते हैं हम, ऑर्बिट बोल देते हैं। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो अब समझ लेना ऑर्बिट्स किससे बोलते हैं, क्या समझ में आ गई कि नहीं? जैसे सन अपने और सन के अराउंड जो अर्थ है वो क्या रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व कहाँ कर रहा है, तो अपने ऑर्बिट में कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब मेरी बात समझना, आगे चल के इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। यहां तक समझ में आ गया? तो जब सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो उस सर्कुलर पाथ को ही क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में? दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो ध्यान से, अब मेरी बात समझना ध्यान से। अगर 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 सुनो, मान लो ये हमारे पास क्या है, सन है। समझना मेरी बात ध्यान से, सन है। सन के अराउंड क्या है भैया, ये हमारा अर्थ है। समझना ध्यान से। अब सन और अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर दोनों का इक्वल नहीं होगा,
अगर दोनों का इक्वल अगर नहीं होता तो क्या होता, तो घटनाएं घट जाती। अगर मान लो सन का फोर्स ज्यादा हो गया और अर्थ का फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, तो सन क्या करेगा, अर्थ को खींच लेगा अपने में। अरे खींच लेगा नहीं खींचेगा, तो खींचेगा तो पूरा अर्थ और क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यस एंड नो, हो जाएगा। लेकिन अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो अर्थ है और ये जो सन है, अर्थ सन के रिवॉल्व घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, लेकिन ये इसके पास खिंचाव पैदा नहीं करता है, ये इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाता है, लेकिन इसको खींच नहीं पाता। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि भाई दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, इक्वल हो गया। दोनों का फोर्स क्या होता है, इक्वल हो जाता है। जब दोनों का फोर्स इक्वल होगा तो भैया एक ही जगह पर रहेगा। मान लो ये है, सुनो ध्यान से, दोनों का फोर्स इक्वल है तो ना ये इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मतलब एक जगह क्या होगा, यहाँ पे रुका रहेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन रेस्ट में है। लेकिन किस में है, रेस्ट में है। आई मेरी बात समझ में। तो वही चीज है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन उस पर क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके वजह से क्या होता है, वो एक जगह पे ही बस अपना रिवॉल्व करते रहते हैं, उसके सराउंडिंग में नहीं आता है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट ले लिया। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे और भी पॉइंट आएगा। अब आते हैं ड्रॉबैक के। देखो मैं हर चीज सीक्वेंस में लेके चल रहा हूं, मैं बहुत सारे ऐसी थी कि उसी टाइम में पहले बताया था, लेकिन एक चीज मैंने बताया था, याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है, घूमता रहता है, प्रॉपर घूमता रहता है, रेडिएट करता रहता है, घूमता रहता है। अब ये रेडिएट वर्ड आया है, वो चीजें आगे चल के बहुत ही काम आएगी, बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। हमने क्या पढ़ा भैया, हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ा, हमने कंक्लूजन पढ़ा, हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा इसका। अब हम ड्रॉबैक देखेंगे। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड क्या होता है, पहला ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव थ्योरी। क्या हुआ ना कि रदरफोर्ड ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां पे ये बात बोल रहे थे कि भाई साहब सुनो ध्यान से मेरी बात, मैंने तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने आपको एक्सपेरिमेंटली डेटा कर दिया भैया, ये चीज होगा, बताने लगे। जब उसके बारे में बताने लगे, मतलब सारे उसके कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और मॉडल पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे उस टाइम पे, तो वहीं पे सामने एक आदमी खड़ा था। उस आदमी का नाम था भैया मैक्सवेल। क्या नाम था भैया, मैक्सवेल। क्रिकेट वाला मैक्सवेल नहीं, ये मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना। अब ये मैक्सवेल और हाजी खड़े थे, वहीं पे क्या बोल रहे थे रदरफोर्ड कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है और न्यूक्लियस के, मतलब याद रखना, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब वहीं पे मैक्सवेल ने एक क्वेश्चन पूछा, अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भैया, घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो आप ये बताओ कि क्या वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मशीन या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जब वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे घूम रहा हूं, मैं तो मैं भी एनर्जी को क्या कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूं मैं। तो एनर्जी लॉस कर रहा हूं, तो हमें क्या करना होता है, जब हमारी एनर्जी लॉस होती है तो तुरंत हम क्या करते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं। अब इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो पानी पी लेते हैं। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो हमें एनर्जी आ जाती है, रिकवर हो जाती है। तो अब मुझे बताओ कि जब हम चल रहे हैं तो भैया एनर्जी रेडिएट कर रहा, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, तो क्या वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा होगा। अब भैया रदरफोर्ड का दिमाग ही घूम गया। अब रदरफोर्ड ये चीजें बता ही नहीं पाए कि भाई वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है या नहीं करता है, लेकिन इतना तो फैक्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो अपनी एनर्जी को क्या कर रहा होगा, रेडिएट कर रहा होगा, मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा होगा। अब ये चीजें ना रदरफोर्ड बता ही नहीं पाए। तो जब कोई चीज नहीं बता पाते हैं साइंटिस्ट, तो वो उनका क्या बन जाता है, ड्रॉबैक बन जाता है। उन्हीं के कंक्लूजन से उन्हीं का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वो बता नहीं पाए तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक बोल देते हैं। वहीं से वही क्या हुआ, ड्रॉबैक हो गया। मैक्सवेल ने एक क्वेश्चन पूछ दिया वहां पे, क्या बोला, देखो ध्यान से मेरे पास, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल चार्ज पार्टिकल्स व्हेन द ये एसेलरेट कर रहा है, मतलब घूम रहा है भैया, शुड बी इमिट इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिएशन। तो इमिट कर रहा है वहां पे, जब वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, एसेलरेशन हो रहा है, उसमें एसेलरेशन हो रहा है, तो वहां से एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेगा, वहां से इमिट करेगा, बाहर निकालेगा। तो देयरफॉर ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट विल बी इमिट रेडिएशन, सो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन will those continuous to the मतलब string to electron fall into the nucleus। अब यहाँ पे ये बात क्वेश्चन ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में,
और वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एनर्जी इमिट कर रहा है, सॉरी फॉर दैट, एनर्जी क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है अब उसका एनर्जी कम हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस का पावर तो ज्यादा है ना, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो क्या हो जाएगा भैया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता भी नहीं है। तो ये चीजें जब पूछा गया तो रदरफोर्ड ने उसको बता नहीं पाया कि अगर मान लो कि भैया ये हमारे पास पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था, ऐसे ऐसे पूरा घूम रहा था, लेकिन इसके पास ये जो घूम रहा था तो एनर्जी को क्या कर रहा था, इमिट कर रहा था। इमिट करेगा तो इसका एनर्जी कम होगा। जैसे ही इसका एनर्जी कम होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है ना, वो इसको तुरंत क्या करेगा, अपने पे खींच लेगा। खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे आके नीचे गिर जाएगा। जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाया। तब वहां पे रदरफोर्ड जब नहीं दे पाया तो वहां पे मैक्सवेल ने अपना थ्योरी प्रपोज करना शुरू किया, मैक्सवेल उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। ठीक है, आप समझना ध्यान से। और यहीं से मैक्सवेल से ही, जब मैक्सवेल बताएंगे तो वहां पे डुअल नेचर के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो दो तरह के बिहेव शो करती है। ठीक है, वो वेव नेचर शो करती है और पार्टिकल नेचर शो करती है। इसके बारे में हम बहुत खतरनाक डिस्कशन करेंगे भाई, बहुत तड़कता भड़कता डिस्कशन करेंगे, और इसका वीडियो बहुत जल्दी भी आ जाएगा। सुनो ध्यान से। सो द रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट बी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। अब एटम की स्टेबिलिटी क्या होती है, तो हमने बोला यही बात कि भैया इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। जब न्यूक्लियस पे गिर जाएगा तो क्या एटम स्टेबल होगा, आंसर इज नो, एटम तो स्टेबल नहीं होगा। ओ भाई साहब, ये बातें क्या, ये बिल्कुल यही बात थी। तो इसी के बारे में रदरफोर्ड ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसके बाद से कौन है भाई, मैक्सवेल जी आए और उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। अनएबल टू द एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में नहीं बता पाए, बहुत सारे ऐसी चीजें जो नहीं बता पाए। जैसे मैं अभी बताऊं तो देखो, एक क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाँ इन्होंने बहुत सारे ऐसी चीजें इन्हें बता दिया। जैसे न्यूक्लियस के बारे में बता दिया कि भाई न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या कौन कौन से प्रेजेंट होते, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे और क्या रिवॉल्व करता है, ये सब चीजें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था। इसी को हेल्प लेके बोर्स मॉडल बनेगा बहुत तगड़ा। बोर्स ने पूरा का पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया गया, उनके वेलोसिटी के बारे में बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बारे में पता लगाने के लिए हम एसनबर्ग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे ना, बढ़िया पढ़ेंगे। लेकिन पहले इस जितने सारे चीजें मैंने बताई इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। रिवीजन करने के बाद से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैक्सवेल थ्योरी, और वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे क्लासेस आपका लिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो।